ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। अभी भी हमारा थ्योरी पार्ट ही चल रहा है। कुछ चीजें हैं जो आप लोग देख चुके थे, जैसे कि मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? इंटरनेट कनेक्शन ठीक है। देखिए, जो हमारा जो आरसीसी होता है वो किसकी चीजों से मिलकर बनता है? हमारा कंक्रीट से मिलकर बनता है। मतलब अगर हम आरसीसी बोलते हैं तो मतलब रेनफोर्स्ड कंक्रीट, मतलब कि कंक्रीट भी है प्लस उसमें रेनफोर्समेंट भी है। और रेनफोर्समेंट किसकी वजह से होता है? स्टील का हम लोग यूज करते हैं, स्टील की बार्स यूज करते हैं। तो स्टील की बार्स के बारे में आप लोग काफी कुछ सीख चुके हैं। कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट को जो चीजें कंक्रीट जिन चीजों से बनता है उनके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है और काफी कुछ बचा भी है। तो अभी जो जो चीजें हम लोग सीख चुके हैं कंक्रीट के बारे में, वो ये कि हम लोगों ने ये देख लिया है कि कौन कौन सी सीमेंट यूज हो सकती है, कौन कौन सी नहीं यूज हो सकती है, किस किस तरीके की सीमेंट होती है। दूसरी चीज एग्रीगेट, जो कि बचा हुआ है, जो हम लोग आज सीखेंगे। तीसरी चीज होता है वाटर, जो कि हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट भी क्या होते हैं? दो तरीके से एग्रीगेट को क्या बोलते हैं, क्लासिफाई किया गया है। मेनली किस तरीके का एग्रीगेट जो है वो यूज किया जाएगा। कंक्रीट को जब आप लोग देखोगे तो जो सीमेंट जो होता है वो कंक्रीट में वो एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है। जब बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करेगा तो सीधी बात है कि जो वो थोड़ा सा कम ही होगा। बाइंडिंग मटेरियल है क्योंकि बाइंड कर रहा है, किसको बाइंड कर रहा है? एग्रीगेट को बाइंड कर रहा होता है। ये जो एग्रीगेट्स होते हैं वो ज्यादातर जो कंक्रीट का जो मेजर पोर्शन होता है वो इन एग्रीगेट का ही होता है। तो ऑब्वियसली एग्रीगेट अच्छा यूज किया जाना चाहिए, तभी आपका जो कंक्रीट होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो अच्छी होगी। मेजर पार्ट चूंकि एग्रीगेट का बना होता है इसलिए। अब एग्रीगेट जो है वो कौन सा यूज किया जाना चाहिए? एग्रीगेट ऐसा मतलब नेचुरल एग्रीगेट यूज करने के लिए हम लोग ज्यादा बोलते हैं। नेचुरल एग्रीगेट यानी कि क्रस्ड रॉक होगी, रॉक का छोटा छोटा मतलब क्रस्ड रॉक है, सैंड है, और ब्रोकन ब्रिक्स, ग्रेवल्स, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। ठीक, इनका साइज बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। अगर जो एग्रीगेट साइज जो यूज किया जा रहा है वो 4.75 mm से कम है तो इस तरीके के एग्रीगेट को हम लोग बोलते हैं कि वो फाइन एग्रीगेट है। और अगर यही वैल्यू 4.75 mm से साइज अगर जो यूज किया जा रहा है एग्रीगेट उसका 4.75 mm से ज्यादा है साइज, तो ये एग्रीगेट जो है वो कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, जो एग्रीगेट होता है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। एक चीज और आपसे, जैसे क्या हो जाता है कि ये चीज बोली जाती है कि एक जैसे पर्टिकुलर बीम है, अब अगर बीम की बात बोलें तो इस बीम में कितना एग्रीगेट, कितना साइज का एग्रीगेट जो है वो यूज किया जाना है। ठीक है, कुछ इस तरह अगर आपसे पूछा जाना है तो वो जो साइज बोला जा रहा है ना, वो साइज क्या है? वो मैक्सिमम साइज के बारे में आपसे बोल रहा है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोल दिया जाए कि इस बीम में जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज होगा वो सपोज 10 mm का होगा, मान लीजिए 10 mm का होगा, तो 10 mm का जो साइज है वो मैक्सिमम साइज है, उस एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज 10 mm है। ठीक, एक अच्छा कंक्रीट तभी बनता है जब सभी सभी साइज का एग्रीगेट अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि 10 mm जो है वो साइज है एग्रीगेट का, तो मतलब 10 mm मैक्सिमम साइज है। 10 mm से कम सारा साइज का एग्रीगेट अवेलेबल हो सकता है, ये रूल होता है। ठीक है, और एक अच्छा कंक्रीट तभी बनता है जब एक क्या वर्ड यूज होता है, जो कंक्रीट, जैसे आपको सॉइल का क्लासिफिकेशन में भी सर ने बता दिया होगा, तो उन्होंने ये बताया होगा ना कि वेल ग्रेडेड सॉइल होता है। हाँ गुड, वेल ग्रेडेड होता है। ठीक है, तो सभी ग्रेड अवेलेबल, मतलब सभी साइज का एग्रीगेट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। रीजन क्या होता है? स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों अच्छी हो जाती है? क्योंकि जो कोर्स एग्रीगेट होगा, मतलब जो बड़ा बड़ा साइज का जो एग्रीगेट होगा वो क्या होगा? वो तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा।
लेकिन जो छोटा एग्रीगेट होगा, जो जो मतलब जो मेन जो छोटे छोटे, जैसे आप सपोज 10 के कई हैं और इनके बीच में 2 mm 3 mm का एग्रीगेट उनके बीच में भी अवेलेबल है, तो वो जो जो छोटा छोटा एग्रीगेट जो बीच में अवेलेबल है वो एज अ फिलर यूज होता है, फिलर मटेरियल की तरह यूज होता है। तो और अगर फिलर मटेरियल भी हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो एग्रीगेट यूज करते हैं वो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होता है। और जब बात आती है साइज ऑफ एग्रीगेट की, तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट बोला जा रहा होता है उस समय, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा। अच्छा, एक चीज और, अगर छोटा छोटा एग्रीगेट यूज किया जा रहा है, फाइन एग्रीगेट यूज किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी वर्केबिलिटी भी इंक्रीज होती है। और अगर बड़ा एग्रीगेट यूज किया जा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मतलब कोर्स एग्रीगेट का काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और फाइन एग्रीगेट का काम होता है उसको वर्केबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना। जो एग्रीगेट यूज किया जाना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, वेल ग्रेडेड होना चाहिए, ताकि एक कॉम्पैक्ट और डेंस मास कंक्रीट का बने। जहां तक हो कोशिश यही रखी जाती है कि हम लोग नेचुरल एग्रीगेट यूज करें, जैसे कि रॉक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है नेचुरल एग्रीगेट तो क्या हो सकता है, तो हम लोग स्लैग यूज करते हैं, स्लैग यूज करते हैं, क्रस्ड ओवरबर्न्ट ब्रिक्स यूज करते हैं, या फिर टाइल्स के टुकड़े भी यूज करते हैं। लेकिन इन सब चीजों को यूज करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो इनमें जो सल्फेट्स हैं, सल्फेट्स की जो वैल्यू है, यानी SO3 जो है, SO3 का जो सल्फेट्स है उसकी वैल्यू जो 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो एग्रीगेट हम लोग यूज करेंगे वो एग्रीगेट अपने साइज का 10%, अपने साइज का 10% मास ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, उसे कम ही एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अब एग्रीगेट का साइज के लिए भी बहुत रूल्स रेगुलेशंस हैं। जो एग्रीगेट का साइज, सपोज एक बीम दिया गया है आपको, जो कि कितना है, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो अब अगर हमें इसमें ये डिसाइड करना है कि किस साइज का एग्रीगेट लगाना है, तो क्या होता है, रूल होता है ये कि जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है वो मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर डिवाइड बाय 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने क्या बोला, 25 और 30 का 25 और 30 सेंटीमीटर का मैंने एक क्रॉस सेक्शन बोला, तो उसमें मिनिमम थिकनेस क्या हुआ, 25। अब 25 डिवाइड बाई 4 ये इसका मैक्सिमम साइज है। इससे ज्यादा बड़ा साइज का कोर्स एग्रीगेट आप यूज नहीं कर सकते। फिर से ये मैक्सिमम साइज बताया जाता है आपको, इससे छोटा हर एक साइज यूज किया जा सकता है। डाल लो। ठीक, दूसरा चीज ये बात है कि अगर कोई थिन सेक्शन है, कोई थिन सेक्शन है मतलब बहुत पतला सा सेक्शन है कोई, तो उसके लिए जो नियर अबाउट जो साइज हम लोग यूज करते हैं वो 10 mm साइज का एग्रीगेट यूज करते हैं। अब अगर फ्लो का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि अगर हम लोग यूज करें, कोई ग्रेविटी वॉल को फिल कर रहे हैं, कोई ग्रेविटी वॉल को फिल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत मास ऑफ कंक्रीट चाहिए होता है। तो उस समय हम बड़े बड़े कंक्रीट यूज कर सकते हैं। वो साइज कितना होगा, 40 mm या फिर इससे ज्यादा साइज भी यूज किया जा सकता है। नॉर्मली जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं गिवन है, कुछ अदर चीजें नहीं बताई गई हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 20 mm साइज का एग्रीगेट जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। एग्रीगेट के बारे में इतना चीज ठीक है। वैसे आपको कभी भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कभी भी आपको एग्रीगेट सेलेक्ट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, एग्रीगेट के बारे में बल्कि बात ही नहीं चलेगी, आपको बस ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताया जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट जो है वो चीजें हैं। और जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये जो है वो IS 383 में बहुत मतलब डिटेल में एग्रीगेट के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो IS 383 में ये चीजें सभी मेंशन है। कंक्रीट के बारे में जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई हैं वो चीजें आपके कोड में मेंशन है, पेज नंबर 14 पे देखिए। अब से लगातार जब भी मैं कोई चीज बताऊंगी, मैं ये चीज आपको बताऊंगी कि जो मैं बता रही हूँ वो किस पेज नंबर पे मेंशन है, ठीक है। और वो पेज नंबर आपको याद रखना है। अच्छी बात है अगर याद हो जाए तो, नहीं तो आप इतना क्वेश्चन करेंगे कि याद हो ही जाएगा। कुछ थ्योरी पार्ट, बहुत चीजें उसमें थ्योरी गिवन है,
वो थ्योरी पार्ट भी पूछा जाता है और वो थ्योरी भी उसमें काफी चीजें गिवन है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया उसकी मोस्ट ऑफ दी चीजें जो हैं वो क्लॉज नंबर 5.3 यानी पेज नंबर 14 पे गिवन है। देखिए कोड जो मैंने आपको दिया था सबसे पहले, उस कोड पे क्लॉज नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि आप कोड खोलेंगे तो ऊपर जैसे जैसे मैंने बोला 5.3, तो यानी कहीं तो स्टार्ट हुआ 1 पॉइंट, जैसे हम लोग हेडिंग डालते हैं वैसे उसमें 1 फिर 1 के अंदर 1.1 1.2 1.3 इस तरह 1.13 1.33 ऐसे ऐसे करके काफी चीजें हैं, ठीक है। जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो 2 स्टार्ट होगा, ठीक। तो उसे बोलते हैं क्लॉज, एक क्लॉज खत्म हुआ दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ। तो क्लॉज नंबर आपका 5.3 पे पेज नंबर 14 पे ये सारी चीजें एग्रीगेट की जो रिक्वायरमेंट है और जो साइज से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो उसमें गिवन है, जो मैंने आपको बताए हैं वही चीजें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्रीगेट के इतना ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बचता है वो आता है वाटर। सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, वाटर बचा। अब देखिए वाटर का काम क्या होता है, मेनली वाटर का जो काम होता है वो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल, तो सीमेंट अपना बाइंडिंग जो रिएक्शन है वो किसके साथ, वाटर के जब उसमें मिलाया जाता है तभी वो जो है वो बाइंडिंग एक्शन जो है वो शुरुआत करता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्रिएट करने के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है। इसके अलावा जो वाटर का जो मेन काम होता है वो कंक्रीट में वर्केबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। अगर हम लोग वाटर बहुत ज्यादा मिला देते हैं तो वर्केबिलिटी तो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, लेकिन बाकी सारी चीजें इफेक्ट होने लगती हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें इफेक्ट होने लगती हैं धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लेकिन वाटर जो है पूरी तरह से वर्केबिलिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली बिना वाटर के जो सीमेंट होगा वो एज अ बाइंडिंग मटेरियल जो है वो यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें उसे भी यूज करना होता है, ठीक। तो वाटर भी लगेगा। इसके अलावा जो वाटर यूज किया जा रहा है उसको मिक्सिंग के टाइम पे भी यूज किया जाता है, मतलब कंक्रीट को बनाने के टाइम, ग्रीन कंक्रीट को बनाने के टाइम भी यूज किया जाता है। और एक बार जब हमारा स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद जब हम लोग क्योरिंग करते हैं, मतलब कि एक बार जब स्ट्रक्चर बन गया तो उसको उसमें पानी डालते हैं ना, उसे क्योरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्योरिंग करने के लिए भी हमें वाटर की जरूरत होती है। अब जो ये जो वाटर यूज किया जा रहा है वो ऑब्वियसली क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरीके का एसिड इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें एल्कलीज नहीं होनी चाहिए, सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, कोई और केमिकल सब्सटेंस नहीं होने चाहिए जो कि कंक्रीट को नुकसान पहुंचा सके या फिर स्टील को नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना ये सारी चीजें आपके कोड में मेंशन है, ठीक। एग्रीगेट के जस्ट बाद जो है वो वाटर का क्लॉज स्टार्ट है और उसमें सारी चीजें मेंशन है। अगर किसी भी तरीके का अगर आयरन कंपाउंड्स अगर वाटर पे है तो उसे भी हम लोग नहीं मतलब रिजेक्ट कर देते हैं उस तरीके के वाटर को। किस तरीके का वाटर यूज करना है कंक्रीट बनाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मतलब हमारे चूंकि हमारे कंट्री में इतना ज्यादा चीजें इतना एक्यूरेट चीज नहीं किया जाता है, मतलब एक वाटर का पता है टेम्परेचर भी होता है, सफिशिएंट टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर पे ही ये वाटर मिलाया जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें एक्चुअली में जो है इंडिया में नहीं इतनी चीजें कंट्रोल की जाती हैं। अदरवाइज वाटर का टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जाता है, वाटर का पीएच वैल्यू भी कंट्रोल किया जाता है, ये सारी चीजें कंट्रोल की जाती हैं। ये सब चीजें मेंशन है आपके कोड में ही, एग्रीगेट के बाद ही एग्रीगेट वाले पेज में ही, मतलब पेज नंबर 14 ही देखिए, उसी में सारी चीजें गिवन है कि जो पीएच वैल्यू है वाटर का वो 6 से कम होना चाहिए, किसी भी तरीके का टैनिक एसिड या फिर आयरन कंपाउंड्स नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उस वाटर को यूज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपको एक टेबल दिख रही है सामने, ये देखिए पेज नंबर 15 ये मेंशन भी है। पेज नंबर 15 पे जो आपका कोड है, पेज नंबर 15 पे टेबल नंबर 1 पे टेबल नंबर 1 है, ये पेज नंबर 15 पे टेबल नंबर 1 है। उसमें देखिए क्या क्या चीजें अलाउड है, कितनी इम्प्योरिटीज, मतलब ऑब्वियसली वाटर में कोई चीज ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज अगर है तो उसे हम लोग इम्प्योरिटी ही बोलेंगे। अब वो इम्प्योरिटी का वैल्यू अगर इस परमिसिबल लिमिट के अंदर है तब तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज से ज्यादा होने लगता है तो उस वाटर को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर हम लोग कंक्रीट 1 लीटर का कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें जो वाटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो वाटर अगर 1 लीटर है तो उस 1 लीटर में 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम तक का ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो है वो परमिसिबल है, इससे ज्यादा नहीं। इनऑर्गेनिक 3000
3000 मिलीग्राम पर लीटर से। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पता होगा मुझे लगता है आप लोगों को, ठीक है। सल्फेट्स, SO3 का जो सल्फेट्स होगा वो क्या होगा, 400 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोराइड्स के केस के लिए 2 रूल्स हैं। अगर सिर्फ इसको मतलब अगर जो है रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए यूज किया जा रहा है तो ये जो वैल्यू, जो क्लोराइड्स की जो वैल्यू होती है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर ही रखी जाती है। और अगर सिंपली कंक्रीट के लिए यूज किया जा रहा हो, उसमें मतलब रेनफोर्समेंट ना किया जा रहा हो, तो फिर यही वैल्यू 2000 मिलीग्राम पर लीटर होती है, क्योंकि क्लोराइड्स की वजह से ही जो स्टील होता है वो डिटीरियोरेट होने लगता है। सस्पेंडेड मैटर जो यूज किए जो यूज हो, मतलब सस्पेंडेड मैटर जो अलाउड होते हैं वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर होने चाहिए, ठीक। मतलब कि वाटर के लिए हमें उसका टेम्परेचर भी देखना चाहिए, हमें उसका पीएच वैल्यू भी देखना चाहिए, हमें ये इम्प्योरिटीज भी चेक की जानी चाहिए कि ये इम्प्योरिटीज जो है वो लिमिट के अंदर ही हो, तभी हम उस वाटर को यूज कर सकेंगे, ठीक। तो कंक्रीट बनाने के लिए, आरसीसी बनाने के लिए बल्कि जितनी चीजें हमें चाहिए उन सभी का हमने अलग अलग रिक्वायरमेंट और टाइप्स, ये सब कुछ हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है, कुछ कंक्रीट की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसके इंग्रेडिएंट्स पे। अब वो इंग्रेडिएंट्स क्या है, वही जो मैंने अभी बताए, आपका कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट और वाटर, ये सब उनकी अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कंक्रीट आपका अच्छी क्वालिटी का बनेगा, अगर उनकी क्वालिटी खराब होगी तो आपका कंक्रीट भी खराब क्वालिटी का बनेगा, ठीक। एक अच्छा कंक्रीट बनाने के लिए उसकी डिजाइनिंग और मिक्सिंग दोनों अच्छे से होनी चाहिए। डिजाइनिंग कैसे करनी है, कंक्रीट की डिजाइनिंग से क्या मतलब है वो अभी भी आप आगे मैं बताऊंगी कि डिजाइनिंग किस तरीके से करते हैं, कितने टाइप की होती है, सब बताऊंगी, ठीक है। तो मिक्सिंग और डिजाइनिंग सही तरीके से होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कंक्रीट के लिए, कि अगर हमें कंक्रीट बनाना है तो हमें उसका होमोजीनियस मिक्स रखना चाहिए। होमोजीनियस मिक्स मतलब जितनी चीजें उसमें मिलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से अच्छे तरह से मिलानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो पिलर आपने बनाया कंक्रीट का, उसके निचले पार्ट में आपका कोर्स एग्रीगेट ज्यादा है और ऊपर जो है वो फाइन एग्रीगेट ज्यादा है, ऐसा कंक्रीट आपने बना दिया तो वो स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करेगा। नीचे जो कंक्रीट यूज हुआ उसमें सीमेंट ज्यादा है, ऊपर कंक्रीट में सीमेंट कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका यूनिफॉर्म मिक्सिंग होनी चाहिए, होमोजीनियस मिक्सिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज, कंक्रीट को अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करना चाहिए। मतलब जो हम लोग जो खांचा होता है उसमें डालने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से कॉम्पैक्शन करना चाहिए। जब हम लोग स्लैब कास्ट करते हैं तो वाइब्रेटर्स यूज किए जाते हैं, वो इसीलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि अगर बीच में कुछ एयर रह जा रही है तो वो पूरी तरह से हटा दी जाए, इसीलिए वाइब्रेटर्स यूज किए जा रहे हैं। तो अगर एयर रह जाएगा तो जो कंक्रीट है वो पोरस बन जाएगा और उसमें जो है उसमें उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। जो पोरस कंक्रीट होता है उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है। पोरस कंक्रीट का अपना अलग रिक्वायरमेंट होता है, वो अलग जगह यूज होता है, ठीक है। अदर अभी आगे जो स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ के लिए आप लोग डिजाइन कर रहे हैं उस स्ट्रेंथ के लिए अगर आपने गलती से उसमें एयर ज्यादा हो गई तो वो जो है वो स्ट्रेंथ कम कर देता है आपके कंक्रीट का। क्योरिंग, जो आपका क्यूरिंग टाइम होता है वो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। जितना सफिशिएंट क्यूरिंग प्रोवाइड करना चाहिए कंक्रीट को वो उतना देना चाहिए। अगर उससे कम देंगे तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए। और जब तक पूरी स्ट्रेंथ उसकी गेन नहीं हो जाती तब तक उसको क्यूरिंग देना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो भी सफिशिएंट होना चाहिए। अगर कम ज्यादा होता है तो उसकी वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है वो अपनी जो जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा या कम होने लगती है। ज्यादा तो कभी नहीं होगी, कम ही हो जाएगा, ठीक है। वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा होना भी गड़बड़ चीज है। स्ट्रेंथ ज्यादा होना ठीक बात है, लेकिन अगर वर्केबिलिटी ज्यादा हो रहा है तो वो चीज क्या मेरी आवाज कट रही है बेटा, ऐसा कुछ है क्या? नो मैम, क्लियर। कट रही है, हाँ यस। कट रही है, अच्छा। बेटा ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। अगर कट रहा है बेटा तो नेटवर्क इशू होगा, मैं इसको रिजॉल्व भी नहीं कर सकती। जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो चीजें वैसे तो आपका, मैं कोड बोल रही हूँ ना कि कोड आपके पास खुला होगा, वो सारी चीजें कोड में मेंशन है। अगर नहीं मेंशन है तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड, अगर क्या होगा भी तो भी, नहीं है तो भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा। जो मैं बता रही हूँ वो पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो वो चीज आप वहां से देख लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा कठिन चीज नहीं अभी मैं बता रही, बस अभी तो थ्योरी चल रहा है। ओके, कंक्रीट का जो हम लोग प्रपोर्शन यूज करते हैं, मतलब कंक्रीट, अभी हम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना मैं आपको कुछ कंक्रीट टाइप बताऊंगी, बल्कि इसी पे आगे लिखा हुआ है।
ये देखिए कुछ टाइप ऑफ कंक्रीट आपके सामने है, ठीक है, कुछ अलग ग्रेड है ये कंक्रीट के। तो किसी भी कंक्रीट को हम M10 कब बोलते हैं, M15 कब बोलते हैं, ये डिपेंड करता है कि एक तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, दूसरी चीज में इंग्रेडिएंट का परसेंटेज कितना है, वॉल्यूम बेसिस पे उसका रेशियो है अलग अलग का, ठीक है। तो वो रेशियो जो है कितना है उस बेस, मतलब अगर 15 के लिए जो रेशियो गिवन है वही रेशियो यूज किया जाना चाहिए। अगर उससे कम ज्यादा रेशियो आप कर देते हैं तो मतलब वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं बनता है और कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी गेन नहीं होगी जिस स्ट्रेंथ के लिए आपने उसको बनाया, ठीक है। तो जो इंग्रेडिएंट्स का जो परसेंटेज होता है, कितना परसेंट ये रहेगा, इतना रेशियो में ये रहेगा, वो एज इट इज रहना चाहिए। जो वाटर यूज किया जा रहा है वो किसी भी तरीके के हार्मफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फ्री होना चाहिए। जो रूल्स रेगुलेशन वाटर के लिए बताए थे वो सब फॉलो होने चाहिए एक अच्छा कंक्रीट बनाने के लिए। इसके अलावा जो एग्रीगेट यूज किया जा रहा है वो हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, वेल ग्रेडेड होना चाहिए। और अगर आरसीसी के लिए आरसीसी वर्क यूज किया जा रहा है तो उसके लिए जो सीमेंट यूज किया जाना चाहिए उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसको बाई वेट जो है वो मेजर करना चाहिए, बाई वॉल्यूम मेजर नहीं करना चाहिए सीमेंट को। मैंने शायद इससे पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि अगर वाटर कंटेंट चेंज होता है, एटमॉस्फेयर का भी अगर वाटर कंटेंट चेंज होता है तो सीमेंट का जो है वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है, सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, घट जाता है, इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी वॉल्यूम बेसिस पे हम लोग काम नहीं करते, हम लोग वेट बेसिस पे काम करते हैं, इसलिए, ठीक है। इतनी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप एक अच्छे कंक्रीट की क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग कुछ बात करते हैं, ये जो सामने आपके दिया हुआ है ये इसके बारे में। अगर ये बोला जा रहा है कि एक कंक्रीट जो है वो M10 है तो मतलब इसका क्या है, M मतलब होता है मिक्स, ठीक है, मिक्स, M मिक्स का शॉर्ट फॉर्म है। और 10 जो है वो 10 क्या है, 10 जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। उस मतलब इसका मतलब ये है कि अगर M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोला जा रहा है तो मतलब M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का अगर आप क्यूब बनाएंगे तो उसका 28 डेज का जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो देगा। इसे हम लोग एक और टर्म कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब अगर आप इस M10 का एक क्यूब बनाए, कितना 1 ये लिखा भी हुआ देखो 150 mm का क्यूब बनाए और 28 डेज उसकी स्ट्रेंथ, 28 डेज के बाद उसकी स्ट्रेंथ लें तो वो जो स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। जैसे जैसे डेज बढ़ते जाते हैं, मतलब जैसे आपने एक क्यूब कास्ट किया, आप लोग बीएमसी पढ़ चुके हैं शायद ना, ये चीज आपको आती होगी। जैसे आपने एक क्यूब कास्ट किया तो उसकी स्ट्रेंथ पहले धीरे कम होगी, पहले फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती, तुरंत उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी, कुछ दिन के बाद वो थोड़ा ठोस हो जाएगा, उसमें स्ट्रेंथ आएगी, धीरे धीरे स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी, ठीक है। मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। ठीक है, अटेंडेंस भी आप लोगों का हो गया है, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे आपने एक क्यूब कास्ट किया, सपोज एक क्यूब कास्ट किया 150 mm का डायमेंशन का एक क्यूब कास्ट किया और उसको जो है तुरंत कास्ट किया, कुछ देर बाद क्या है वो ठोस हो गया, तो उसको ठोस को उसको निकाल के हमने क्या कर दिया, वाटर के अंदर हम लोग रख देते हैं ताकि हम बार बार उसमें पानी छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोगों ने शायद किया होगा, ठीक है। तो पानी के अंदर रख दिया, उसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके कुछ दिन बाद स्ट्रेंथ निकालते हैं, सपोज 1 डे स्ट्रेंथ निकाला, 7 डेज स्ट्रेंथ निकाला, 3 डेज स्ट्रेंथ भी निकालते हैं, 3 डेज, 7 डेज, 10 डेज, 24 डेज और फिर 28 डेज, ऐसे ऐसे स्ट्रेंथ जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये जितनी चीजें मैं बोल रही हूँ सब कोड में मेंशन है, मैं आपको कोड ही पढ़ा रही हूँ, सीधी बात ये है। इसलिए मैंने बोला था फर्स्ट डे, मैंने बोला था कि आपको अदर कोई बुक की जरूरत नहीं है, कोड ही पढ़ना है और कोड ही सब कुछ पढ़ाना है आपको, ठीक है।
तो धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। तो 28 डेज के बाद, 28 डेज में 28 डेज जिस दिन पूरा होगा उस दिन आप उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आपको मिलेगी, अगर वो M10 कंक्रीट से बना हुआ है तो उसकी स्ट्रेंथ जो आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, अब ये तो बात हुई एक एक क्यूब की। सपोज हमने क्या किया, हमने 50 क्यूब्स बनाए। ठीक है, 50 क्यूब्स, जो अभी जो स्ट्रेंथ आपको मिली वो क्या मिली, एक क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिली। ठीक है, अब आपने क्या किया, सपोज 50 क्यूब्स बनाए, उसी कंक्रीट के 50 क्यूब्स बनाए। अब 50 क्यूब में आपने सबका वही प्रोसेस अप्लाई किया और 28 डेज में उसका स्ट्रेंथ लिया, तो सबका स्ट्रेंथ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आएगा इन सेंस, किसी का 9.8 आया, किसी का 10 आया, मे बी किसी का 10.1 आ गया, किसी का 9.7 आ गया। ठीक है, तो ऐसा आपको मिलेगा रिजल्ट। तो अब आप ये देखेंगे कि एग्जैक्ट 10 तो किसी में नहीं मिल रहा है, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं कि वो रूल्स यहाँ पे बताने का मुझे जरूरत नहीं है, या तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब कंक्रीट का आपको टेस्ट पढ़ाए गए होंगे कि कुछ चीजें, कुछ अगर वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, शायद 10% होता है, इससे ज्यादा अगर वेरिएशन हो जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाते हैं, उन ब्लॉक्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब जो ब्लॉक बचे हुए हैं उन सभी ब्लॉक्स का हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं कि हर एक ब्लॉक का कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर M10 का M10 से बनाया गया है तो सीधी बात है कि वो जो मतलब सपोज कि कोई स्ट्रेंथ आई होगी 10, कोई 10.1, कोई 9.9, 9.8, 9.7, इतना कुछ आया होगा। ठीक है, तो अगर हमने 100 लिए हुए हैं, 100 आपने वो लिए हुए हैं, ब्लॉक्स लिए हुए हैं, ठीक है, तो 100 ब्लॉक्स की आपस में एग्जैक्ट तो बराबर नहीं आएगी स्ट्रेंथ, कम ज्यादा नियर अबाउट 10 के बराबर कुछ कुछ आएगी। ठीक है, तो कुछ कुछ ब्लॉक्स का क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है सपोज 100 आए तो 100 में से 5 जो मिनिमम स्ट्रेंथ शो करेंगे, 100 में से वो 5 जो मिनिमम स्ट्रेंथ शो करेंगे उसको छोड़ दें। मतलब अगर आप देखें तो लीस्ट 6% का जो स्ट्रेंथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बात समझ में आया कि मतलब अगर सपोज अगर 100 आपने क्यूब लिए हुए हैं तो 100 में से एक क्यूब होगा सबसे ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ, एक उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह करते हुए आपने पूरे 100 जो आपने जो 100 लिए हुए हैं क्यूब, उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर उनको एक लाइन पे रख दिया कि इसकी सबसे कम है, इसकी इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे करते हुए। ठीक है, तो जो लास्ट के जो 5 होंगे जिनकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी उनको हटा दिया जाता है, और जो 6 जो लीस्ट 6 होगा वो स्ट्रेंथ आपकी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अगर इसी चीज को आप लोग अपने टर्म्स में बोलें तो कुछ ये आपको मिलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल below which not more than 5% of the test results are expected to fall। मतलब कि अगर 100 आप 100 क्यूब बना रहे हैं तो उसमें से जो 5 जो सबसे कम स्ट्रेंथ देंगे उनको आप हटा दीजिए, और बचे हुए जो 95 हो गए उन सब का स्ट्रेंथ इस गिवन वैल्यू के स्ट्रेंथ से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर 10 क्यूब बनाए जाते हैं तो 10 क्यूब में से सबका स्ट्रेंथ अलग अलग आएगा, तो जो मिनिमम जो 5% है, जो मिनिमम 5% स्ट्रेंथ जो है वो जो शो कर रहा है उनको हटा दीजिए, उससे ज्यादा ही स्ट्रेंथ शो करेगा। मतलब कि जो कंक्रीट का हम अगर हमने M10 का बनाया है ना तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो स्ट्रेंथ है वो 95% जो आपका वो रहेगा, 95% जो आपका क्या बोलेंगे इसको, सैंपल है, 95% का जो सैंपल है उसका स्ट्रेंथ जो है वो 10 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर M10 कंक्रीट का बना तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, वो हम लोग ऐसे मानते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका ब्लॉक बना उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब यही है। ये बात समझ में आया बेटा? किसी को अगर ये नहीं आया तो भी आप लोग पूछ सकते हैं।
इसके बाद ये है कि जो कंक्रीट है उसको ग्रेड पे बांटा गया है, जैसा कि ये सामने आपको दिख रहा है, ग्रेडिंग पे बटा हुआ है। उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिस पे देखिए, M10 है तो M10 का जो स्ट्रेंथ होगा, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। 15 M15 का 15 होगा, M20 का 20 होगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह इस ग्रेड पे जो है वो बांटा गया है। अब एक चीज और, 10 से मतलब M10 से M20 तक का जो कंक्रीट होता है उसे हम लोग एक नेम, एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया है, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं। इसके अलावा M25, M30, M35, M40, M45, M55 और M50 इन सबको स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलते हैं। और M60, M65, M70, 75 और M80 इसको हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। कंक्रीट जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, जो डिजाइनिंग के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें भी आपको कंक्रीट सेलेक्ट करने का कोई आपके पास क्या बोलते हैं चांस नहीं होगा। आपको बताया जाएगा कि कौन सा कंक्रीट जो है वो यूज करना है, वो खुद ही बताएगा। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी ये आपको ध्यान कर देखना है, बस देखना क्या है, जैसे 30 है तो 30 उसकी स्ट्रेंथ है, ये चीज मेंशन होनी है, ठीक है। M मतलब होता है मिक्स, और ये जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है ये 150 mm साइज क्यूब का 28 डेज स्ट्रेंथ है, जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात बोलें तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M55 ये जो है मतलब स्टैंडर्ड कंक्रीट के बाद का जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है ये मिक्स नहीं होता है, ये डिजाइंड होता है। मिक्स और डिजाइन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी आपको नहीं पता, मैं दोनों चीजें डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बहरहाल इतना ध्यान रखना है कि M55 के बाद का जो कंक्रीट होता है वो डिजाइंड कंक्रीट होता है, वो मिक्स नहीं होता है। मिक्स मतलब कि जैसे M10, M15 इन सब का क्या है, M10 कैसे बोलेंगे, कितना 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 परसेंटेज या कितना रेशियो रखना है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर सीमेंट इन सब का कितना रेशियो रहेगा, उस रेशियो मतलब ये जो M10 है उसमें रेशियो डिसाइड है, M15 में डिसाइड है, M20 में डिसाइड है, ठीक है। तो M55 तक का जो ग्रेड है उस सब में ये रेशियो जो है डिफाइंड है, हमें वही रेशियो मिलाना है तभी उस ग्रेड का कंक्रीट बनेगा। लेकिन M55 के बाद में जो ग्रेड यूज किया जाएगा उसे बोलते हैं डिजाइन्ड बोलते हैं। रीजन कि उतना स्ट्रेंथ मिल नहीं पाता है जो स्ट्रेंथ बताया गया होता है, ठीक है। तो उतना स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हम अपनी ओर से इंग्रेडिएंट्स का वॉल्यूम वगैरह, वॉल्यूम नहीं मतलब रेशियो डिसाइड करते हैं, ठीक है। टाइम जो है वो कम बचा है। एक ये देख लीजिए, ये जो आपके सामने एक यही एक लास्ट है, बस इतना देखना है आपको कि प्लेन कंक्रीट के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया जाएगा, माइल्ड अगर कंडीशंस हैं तो कोई ग्रेड नहीं यूज होना है, मॉडरेट है तो M15 यूज होगा। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज किया जाना है वो ये टेबल बना हुआ है। ये जो कंडीशंस हैं इनका अगर आपको डिटेल जानना है तो आपका जो टेबल नंबर 3 पे देख लीजिएगा, जो आपका मतलब कोड है उसमें पेज नंबर टेबल नंबर 3 पे ये किसी भी एक्सपोजर को मतलब माइल्ड एक्सपोजर कब बोलेंगे, मॉडरेट कब बोलेंगे, ये सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक। तो आज का क्लास यही खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी रखूंगी मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद का हम लोग तभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।